अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि यहाँ आपको सीरियस नहीं होना है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि यहीं से आपको सीरियस होना है। यहाँ भी नहीं पहुँच पाया तो यहाँ पहुँचने का। लेकिन हम 9th में बच्चा देख रहा है, 10th में बच्चा देख रहा है, उसे सिर्फ अभी यही सोचना है। यानी अगर जो बच्चा मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है, वो देगा अपना नीट का एग्जाम। तो जिसको तैयारी करनी है ना, वो इस बहकावे में नहीं आएगा, वो अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि सीट लिमिटेड, वो सीट नहीं बहुत ज़्यादा है। 9th वाले बच्चे तो इस बार इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपका सिलेबस भी चेंज हो रहा है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 9th वाले बच्चे के पास ये पहला अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने प्री फाउंडेशन पर काम करें। आपने पेपर में कभी ना कभी ऐड तो देखा होगा, जिसमें जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स, जैसे जेई के एग्जाम या नीट के एग्जाम या फिर यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम के, तो उसमें कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉप रिजल्ट लेकर आते हैं। वो टॉप रिजल्ट लाने के लिए कितना समय लगता है, ये हर एक पेरेंट्स के मन में सवाल आता है, हर एक बच्चे के मन में सवाल आता है जो अपने लाइफ में पढ़ाई को लेकर सीरियस है और पढ़ाई के फील्ड में अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो वो सोचता है कि इनको कितना वक्त लगता होगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम और जो स्कूल के बोर्ड एग्जाम या स्कूल के फाइनल एग्जाम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किसी भी एग्जाम जैसे जेई या नीट जैसे बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आपको कब शुरू करनी है। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम किशन जायसवाल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स 9-10 फाउंडेशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं कोशिश करता हूं कि वो छोटे छोटे बच्चे जो बड़ा सपना देख रहे हैं, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को नींव देना चाह रहे हैं, उनका मैं सहयोग कर सकूं। तो आपको मैं अगर बताऊं कि अगर ये पेरेंट्स वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाने से पहले, जब बच्चा आपका क्लास 1 में जाने या एलकेजी यूकेजी में जाने से पहले, आपने उसको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी होंगी। जैसे बेसिक ABCD सिखा दिया होगा, 1 2 3 4 सिखा दिया होगा, टेबल सिखा दिया होगा, पहचानना, फल वल के नाम, ये सारी चीज़ें सिखा दी थी। मतलब आपने उसके बेस पर काम किया था। तो जब वो स्कूल में गया तो उसे चीज़ें और आसान लगने लगी। तो यही चीज हमें अपने इस कंपटीशन की तैयारी में भी रखना है। यानी जो एग्जाम हमें 12th में देना है, जिस एग्जाम का सिलेबस 11th और 12th का होता है, उसकी तैयारी क्या हमें 8th से 9th में जाते वक्त या 9th से 10th में जाते वक्त शुरू कर देनी चाहिए, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। और ये वीडियो मेरा देख रहे होंगे क्लास 8 से 9th में जाने वाले बच्चे, 9th से 10th में जाने वाले बच्चे, और अगर 10th से 11th में भी जाने वाले बच्चे देख रहे होंगे तो उनको मैं कहूंगा कि आप भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, अपने छोटे भाई बहनों को जरूर रिकमेंड करिएगा। हर साल मैं ये वीडियो बनाता हूँ, लाखों बच्चे इस पर देखते हैं, सीखते हैं और अपनी इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। पेरेंट्स से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, उनके कॉल्स आते हैं, उनको वो कहते हैं कि हाँ सर हमें बहुत अच्छा समझ में आया, अब हम इस बात को फॉलो कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। क्योंकि ये समस्या ना बहुत ज़्यादा है कि अभी कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो चुका है इंटरनेट पे। पेरेंट्स के लिए भी डिफिकल्टी होती है कि क्या चीज़ करें क्या चीज़ ना करें, बच्चे को बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराएं या कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कराएं, ये सवाल हमेशा होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप हमारे रैंकर्स फाउंडेशन पे आए हैं, ये वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है, तो हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और हमारी वेबसाइट है online.myrankers.com, ऐप है रैंकर्स फाउंडेशन, क्योंकि कुछ ज़रूरत की चीज़ें मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूँगा। अब मैं चाहता हूँ आपको कि वो बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है और जिस सोच के साथ इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो कमेंट करे कि वो किस ड्रीम कॉलेज को पाना चाहता है। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, जब आप अपने जहां पर पढ़ाई करते हैं वहां पर सामने चिपकाते हैं ना, तो आप मेहनत भी उसके लिए उसी तरीके से करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वो हमेशा चलता है। जब आप कुछ डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं, मेरा एक सपना है जिसे मुझे पूरा करना है और जिसके लिए मुझे कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना है। तो वही सारी चीजें जो आपकी ड्रीम कॉलेज है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो मैं लास्ट तक आपको दे दूंगा अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, और टेलीग्राम हमारा है रैंकर्स फाउंडेशन, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं ये समझाऊंगा आपको कि आपके जो ये स्कूल चल रहे हैं जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, उससे आपका कॉलेज और कॉलेज के बाद की लाइफ तक का क्या प्रोसेस होता है, और जिस चीज के बारे में आप समझना चाहते हैं, जिस चीज की आप तैयारी करना चाहते हैं, दैट इज जेई और नीट, वो किस तरीके का कंपटीशन है, उसकी तैयारी कैसे होती है, उसका एग्जाम क्या होता है, उसमें कितना कंपटीशन होता है, आपको अर्ली स्टार्ट क्यों करना चाहिए, आपको 8th 9th में स्टार्ट क्यों करना चाहिए, आपको 10th में ही स्टार्ट क्यों करना चाहिए जबकि सिलेबस 11 12th का है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज करना है, कोई ऑफलाइन प्लेटफॉर्म चूज करना है, कोई पेड प्लेटफॉर्म चूज करना है, यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ना है, ये आपको एक सिस्टम में समझाऊंगा। 3 साल 4 साल का आपका रोड मैप क्या रहने वाला है। जो बच्चा 8 से 9th में जा रहा है उसका क्या रोड मैप रहने वाला है, 9th से 10th में जो बच्चा जा रहा है उसका क्या रोड मैप रहने वाला है। और एक बात और बता दूं कि जो बच्चा इस साल 8 से 9th में जा रहा है उसका सिलेबस भी
चेंज हुआ है, किताबें चेंज हुई है, उसके लिए एकदम नया होगा जेई, उसके लिए एकदम नया होगा नीट, उसे तो ढंग से इसे वीडियो को देखकर और समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं और इस प्लेटफॉर्म से आपको क्या हेल्प होगी। तो चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहला सवाल यही था कि भैया हमारी जर्नी कैसी होती है। देखो जर्नी में अगर कहूं, जो आपने बेसिक 1 to 5 अपने अलग अलग स्कूल में किया होगा, जहां भी किया होगा, उसके बाद आपने एक सेक्शन पढ़ा है क्लास 6, 7, 8। थोड़े से आप बड़े होने लगे थे, थोड़े से चीजें समझने लगे थे, आपको थोड़ी सी पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आने लगी होगी, या नहीं भी आई होगी तो अब आएगी। तो यहाँ पर तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे होंगे, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, आर्ट्स, ड्राइंग, जितनी भी चीजें हैं ये आपको यहाँ पे बेसिक सिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद आपका सेक्शन आता है 9th to 12th का सेक्शन। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि यहाँ आपको सीरियस नहीं होना है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि यही से आपको सीरियस होना है। अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन गारंटीड चाहिए, अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन टॉप रिजल्ट चाहिए, तो आपको यहाँ शुरू करना पड़ेगा। जितने भी टॉपर उठाओगे उनके इंटरव्यू सुनोगे, वो ऐसा नहीं है कि वो 12th में आकर से प्रिपरेशन करते हैं या 11th में अपनी प्रिपरेशन करते हैं, वो 9th, और अब तो मैं कहूँ कि बच्चे 8 से 7 से 6 से भी शुरू कर रहे हैं ना। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये जो पार्ट है आपका 9th और 10th का, ये आपका है प्री फाउंडेशन का पार्ट, जहां पर आपको अपना बेस बहुत स्ट्रांग करना है, ताकि आपको 11th और 12th में कोई प्रॉब्लम ना आए। सारी चीजें आप यहाँ सीख चुके हो, यहाँ पर सिर्फ आपको इंप्लीमेंट करना हो उसे। फिर आता है आपका 11th और 12th की क्लास, जहां का सिलेबस आपके इस कंपटीशन में पूछा जाता है। तब आप तैयारी करोगे उस कंपटीशन की ओरिएंटेड होकर, और जब जाकर आप सिलेक्शन लोगे उस ड्रीम कॉलेज में, और यहां पर आपका वो जेई या फिर नीट एग्जाम अटेम्प्ट करोगे 12th में, और उसको क्रैक करोगे। क्रैक करने के बाद आप ग्रेजुएशन करोगे। अभी आपका काम नहीं खत्म हुआ, यहां पर भी आप मेहनत करोगे, अच्छे कॉलेज में पहुंचोगे, लेकिन जहां पर तुम्हारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। कॉलेज में पहुंच गए, वहां पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, अब तुम अपनी करियर के बारे में सोचना शुरू करोगे। जॉब के फील्ड में जा सकते हो, अपना खुद का बिजनेस डेवलप कर सकते हो, अपना स्टार्टअप कर सकते हो, खुद लर्निंग दे सकते हो, पढ़ा सकते हो, ये सारी चीजें तुम करोगे। यानी ये पूरी जर्नी होने वाली है। जो छोटे बच्चे अभी वीडियो को देख रहे हैं या पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं समझा रहा हूं। अब आगे का स्टेप आता है कि भाई हम तो मेनली इस वीडियो से ये सीखना चाहते हैं कि जो कंपटीशन है जेई का, नीट का, वो क्या है, हम अपने बच्चे को या बच्चा देख रहा है वो कैसे गाइड करें। देखो जो ये जेई एग्जाम होता है, उससे आप दो जगह पहुंच सकते हो, एक तो आईआईटी कॉलेज में, एक तो एनआईटी कॉलेज में। यही दो ज्यादा बच्चे के दिमाग में होता है, और सबसे बड़ा ड्रीम होता है बच्चे का आईआईटी कॉलेज में, टॉप आईआईटीज में पहुंचने का। यहाँ भी नहीं पहुंच पाया तो यहाँ पहुंचने का। लेकिन हम 9th में बच्चा देख रहा है, 10th में बच्चा देख रहा है, उसे सिर्फ अभी यही सोचना है। टॉप सोचेंगे, जो मिलेगा वो तो अपने हाथ में नहीं होता है। इसके लिए आपको एक जेई का एग्जाम देना है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है आपको, जिसके 2 फेज होते हैं। पहले आपको अटेम्प्ट करना होगा जेई मेंस, यानी पहला पड़ाव है। जेई मेंस में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख बच्चे बैठते हैं। अभी 2025-26 की मैं बात बता रहा हूँ। फिर अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप जेई एडवांस में बैठेंगे। जेई एडवांस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं और आपकी रिजल्ट 10,000 के अंदर आती है रैंक, तो आपको आईआईटी कॉलेज मिलेगा। यानी 15 लाख में से आपको 10,000 बच्चों के बीच में जाना है। और अगर मान लीजिए कि आप जेई एडवांस नहीं क्वालिफाई कर पाए, बट आपका जेई मेंस में अच्छा रैंक रहा, तो आपको मिलेगी आपकी एनआईटी कॉलेज। ये दोनों ही गवर्नमेंट कॉलेज है, ट्रिपल आईटी भी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आपको मिलेगा एनआईटी। लगभग 20 से 25,000 सीट इसमें होती है। और अगर आपको ये दोनों भी नहीं मिल पाए तो ट्रिपल आईटी भी, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज होता है, इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 10,000 सीट होती है। अगर आपका कुछ भी नहीं हो पाया, अगर आपने प्रिपरेशन ढंग से नहीं की, तो आप अगर इंजीनियरिंग करना ही चाहते हो तो आप प्राइवेट कॉलेज लोगे। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में इनफाइनाइट सीट है। ये बात हो गई जेई की। अब हम बात करते हैं नीट की। यानी अगर जो बच्चा मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है, वो देगा अपना नीट का एग्जाम। नीट का एग्जाम अभी जो फिलहाल हो रहा है, वो अप्रोक्सीमेटली इसमें 25 से 30 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। आने वाले समय में ये नंबर्स भी बढ़ेंगे, हाँ सीट्स भी बढ़ेगी, लेकिन नंबर्स भी बढ़ेंगे। अब 25 से 30 लाख बच्चों में से 2,000 बच्चे ही एम्स में पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमारे भारत में 2,000 ही सीट है। जो आपका ये जो हमारे बेस्ट मेडिकल कॉलेज होता है इंडिया का, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स में अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2,000 सीट है। और टॉप एम्स जो टॉप 10 है, एम्स दिल्ली वगैरह, उसमें तो और भी लिमिटेड सीट है। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है, ये भी बेहतरीन होता है। गवर्नमेंट अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है इंडिया में, अप्रोक्सीमेटली 50,000 सीट। तो मान के चलिए कि 25 से 30 लाख में से 50-52,000 सीट में सिलेक्शन आपका होना है गवर्नमेंट कॉलेज में। और प्राइवेट कॉलेज में पैसा बहुत ज्यादा लगता है, इनफाइनाइट सीट होती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया एस्पिरेंट बहुत ज्यादा है, सिलेक्शन बहुत कम है। अगर मैं आपको बताऊं तो परसेंटेज हिसाब से 2 से 3% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। यानी हर 100 में से 2 या 3 बच्चा ही सेलेक्ट हो पाएगा।
97-98 बच्चा उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता है, क्योंकि सीट हमारे पास लिमिटेड है। तो अब इसका तरीका क्या है? तरीका है तैयारी करना, समय के साथ तैयारी शुरू करना। तो जो सवाल आपके मन में आता है कि भैया अर्ली प्रिपरेशन करनी हमारे लिए जरूरी है क्या, तो मैंने आपको बताया कंपटीशन, और अब इंटरनेट आ चुका है, अब हर बच्चे के पास इंफॉर्मेशन है, अब बहुत सस्ते सस्ते कोर्स भी अवेलेबल है। अब हर बच्चा कोटा जाकर 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए देकर नहीं पढ़ना चाह रहा है। अगर उसके पास कम पैसा है, वो थोड़ा गरीब है, तो भी वो तैयारी करके सिलेक्शन ले रहा है। 5,000 4,000 रुपए में 1 साल बच्चा प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले रहा है। तो ये चीज जब पॉसिबल हो गई तो इसका मतलब कंपटीशन है तगड़ा, तो आपको भी तो उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर आपने इस बार क्लास 8th का एग्जाम दिया है और आप 9th में जा रहे हो, यानी 9th का एग्जाम आप 2027 में दोगे, तो आपको जेई और नीट देना है 2030 में, ठीक है, अगर यही पैटर्न फॉलो होता है तो। अगर एक बच्चा जो इस बार 9th में था वो 10th में जा रहा है, तो 2027 में 10th का बोर्ड एग्जाम देगा इस बार, और वो जेई और नीट का एग्जाम लिखेगा 2029 में, जेई नीट 2029 अटेम्प्ट करेगा। और जो बच्चा अभी इस बार 10th में था वो 11th में जा रहा होगा 2027 में, उसे अटेम्प्ट करना है 2028 में। हमारा मेजर फोकस है इन दो बच्चों के, जिन पर हमें बेस पर काम करना है। इनके पास है 4 साल, इनके पास है 3 साल, इनके पास है 2 साल। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी काम करने के लिए कम समय दिया जाए, उससे ज्यादा समय दिया जाए, और उससे ज्यादा समय दिया जाए, तो जितना ज्यादा समय होगा आप उतना बेहतर उस काम को कर पाएंगे। तो ये सीधी सी बात है कि जितना अर्ली आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, इतना भी अर्ली नहीं कि क्लास 1 से स्टार्ट कर दें, क्लास 4 से स्टार्ट कर दें, नहीं, एक समय होता है, और ये समय अब धीरे धीरे 9th की तरफ बढ़ चुका है कि आपको 9th से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत लोग आएंगे आपको ये कहेंगे कि नहीं नहीं 9th 10th है, आखिरी साल है, एंजॉय कर लो, एंजॉय कर लो। एंजॉय कर लो भाई, जिसको एंजॉय करना है, बट जिसको सिलेक्शन लेना है वो शुरू कर रहा है, उनके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है, कम फीस ज्यादा फीस, जैसा जिसकी रिक्वायरमेंट है, आज सब कुछ अवेलेबल है, फ्री में भी चीजें अवेलेबल है। तो जिसको तैयारी करनी है ना, वो इस बहकावे में नहीं आएगा, वो अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि सीट लिमिटेड, वो सीट नहीं बहुत ज्यादा है। तो ये मैंने आपको समझाया कि क्यों आपको अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट तो करनी है, लेकिन करनी कैसे है, इसका तरीका क्या है, वे ऑफ प्रिपरेशन कैसे है, कैसे हम तैयारी करें। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि जब आप क्लास 6, 7, 8 में थे, तो आप दुनिया भर की सारी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। वहां पर आपने ये भी नहीं सोचा था कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है, बस हाँ रैंडमली कभी आप पुलिस बनते थे, कभी आप एस्ट्रोनॉट बनते थे, कभी आप इंजीनियर बनते थे, कभी डॉक्टर बनते थे, कभी कुछ भी बनते रहते थे, कभी आप आर्टिस्ट बनते थे, कभी डांसर बनते थे, बट आपने डिसीजन नहीं लिया था कि आपको क्या करना है। और पेरेंट्स भी इस तरीके का दबाव नहीं बनाते कि आपको बचपन में ही डाल दिया जाए दिमाग में तुमको यही बनना है, तुम्हें जो लगेगा तुम वो बनना, तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, तुम जैसा कर पाओगे, जैसी तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी, जैसा तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, वो तुम्हें बनना है। तो यहाँ तो तुम नहीं डिसाइड कर पाए, लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए अब डिसीजन लेना कंपलसरी है। अभी भी लोग कहेंगे कि नहीं यहाँ भी डिसीजन लेना कंपलसरी नहीं है कंपलसरी। कारण यह है कि 9th से ही डिसीजन लेना शुरू होता है कि आपको मैथ इजी वाली पढ़नी है कि मैथ टफ वाली पढ़नी है। आपको मैथ इजी वाली पढ़नी है, इसका मतलब आगे जाकर आपको मैथ छोड़ना है, आगे जाकर आपको कोई और स्ट्रीम चूज करना है, आगे जाकर आपको बायोलॉजी से पढ़ना है, या फिर आपको साइंस स्ट्रीम ही छोड़नी है। तो डिसाइड 9th में अगर नहीं करोगे तो कैसे तुम्हारा काम होगा। तुम 10th खराब करके 11th में ये डिसीजन लोगे कि मैं जेई क्रैक करूंगा, फिर वहां सीखते सीखते तुम्हारा 2 साल बीत जाएगा, फिर तुम ड्रॉप लोगे और 1 साल और बर्बाद करोगे। तो ये चीज ना करने के लिए आपको 9th में डिसीजन लेना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। हाँ, थोड़ा टाइम ले सकते हो, इंटरेस्ट अपना देख सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट किस में आ रहा है, मैं किस में अच्छा हूं, बट 9th 10th में आपको डिसीजन लेना है। अब जब आप 9th 10th में आते हो तो आपको जो ना मेजर सब्जेक्ट पर काम करना है। अगर आप जेई या नीट जैसे प्री फाउंडेशन के बारे में सोच रहे हैं, जेई या नीट जैसे कंपटीशन के बारे में सोच रहे हैं, मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे बच्चा आगे चलकर जेई करने वाला है, चाहे बच्चा आगे चलकर नीट करने वाला है, मैं तो कहूंगा कि स्टैंडर्ड मैथ लेके पढ़ना, अगर तुम्हें नीट भी करना होगा तो। कारण 11th में जो फिजिक्स आती है ना, वो मैथ से कम नहीं होती है। तुम्हें लोग कहते हैं कि अरे मैथ तो छोड़ देनी है, लेकिन 11th में जो फिजिक्स आएगी, 11th में जो केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री आएगा, वो पूरा तरीके से मैथ्स होता है भाई। तो वो तुम्हें मैथ्स स्टैंडर्ड लेके ही पढ़ना है, ये मेरी रिकमेंडेशन है, ठीक है। फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बायो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मैथ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हाँ, जो बच्चे जेई लेना चाहते हैं, जो बच्चे आगे जेई करना चाहते हैं, उनके पास एक थोड़ा सा स्पेस ये है कि वो बायो पर सिर्फ अपने स्कूल एग्जाम के बेसिस पर आप उतना ध्यान दे सकते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उस पर काम कर सकते हैं। तो जो बच्चे जेई के हैं उन्हें तो 4 सब्जेक्ट पर ध्यान देना है जेई वाले को, और जो बच्चे नीट के हैं उन्हें बायो के साथ ध्यान देना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। 9th वाले बच्चे तो इस बार इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपका सिलेबस भी चेंज हो रहा है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एनईपी की वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जेई 2030 के लिए, जेई नीट 2030 2029 के लिए एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें मैं हर वो डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिससे आपकी तैयारी में मदद हो, ठीक है। तो आप यहां से समझ पा रहे हो कि आपको क्या करिकुलम, क्या सब्जेक्ट लेकर
स्ट्रॉन्ग करना है। अब एक सब्जेक्ट मैंने डाला है मेंटल एबिलिटी, ये है रीजनिंग। रीजनिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता जब तक आप स्ट्रांग नहीं करोगे तब तक आप बड़े कंपटीशन नहीं क्रैक कर पाओगे। ये सब्जेक्ट है और ये हमारा IQ स्ट्रांग करेगा, हमारे सोचने की क्षमता, हमारे याद करने की क्षमता, हमारी चीज़ों को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। मेंटल एबिलिटी कोई नहीं पढ़ाता है, मैं उस पर काम करता हूँ। फिर आता है आपका 11th और 12th। 11th और 12th में जो बच्चा PCM लेगा वो JEE अटेम्प्ट करेगा, जो बच्चा PCB लेगा वो नीट अटेम्प्ट करेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो PCM भी लेते हैं। मेरे भाई मैं तो इसको कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर कोई पेरेंट सोच रहा होगा कि मैं अपने बच्चे को मैथ और बायो दोनों दिलाऊंगा, ये आपकी राय हो सकती है, मेरी तरफ से कभी भी ये राय नहीं होती है। तो ये है आपका रोड मैप कि भाई आप वे ऑफ प्रिपरेशन कि आपको कैसे काम करना है। अब आते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज कि हम अपने बच्चे को 9th 10th में कैसे अपना प्रिपरेशन कराएं, रोड मैप क्या होना चाहिए। तो देखो, जो बच्चा 8th से 9th में जा रहा है उसका मैं पहले समझा देता हूँ, फिर 9th से 10th में जाने वाले बच्चे की बात करूंगा। 8th से 9th में जाने वाले बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बार नई सिलेबस है, बिल्कुल किताबें चेंज हो गई है। आपके लिए जो JEE 2030 होगा, आपके लिए जो नीट 2030 होगा वो डिफरेंट होगा। कारण इस बार 9th में आए हो, 10th का कॉन्सेप्ट 9th में आ गया, 10th के लिए नया सिलेबस आएगा। 11th के लिए, जब आप 11th में जाओगे तो 11th के लिए नया सिलेबस आएगा, जब आप 12th में जाओगे तो आपके लिए नया सिलेबस होगा, नया पैटर्न हो सकता है, नए तरीके का एग्जाम हो सकता है, नई तरीके की सीटें हो सकती हैं। आपको हर स्टेप में नई चीजें सीखनी है। आपके पीछे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कारण क्योंकि नई चीजें आ रही हैं, वही चीजें हैं लेकिन नए तरीके से आ रही हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है 9th वाले बच्चों को। तो 9th वाले बच्चे के पास ये पहला अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने प्री फाउंडेशन पर काम करें। प्री फाउंडेशन दैट इज, मैंने बताया कि आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेंटल एबिलिटी पर काम करना है। आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर लो, एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप कर लो जहां पर बोर्ड लेवल का नहीं, प्री फाउंडेशन लेवल का कंटेंट दिया जाता है। प्री फाउंडेशन लेवल कंटेंट क्या होता है? जहां पर मतलब जो टॉपिक इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपका 9th बहुत स्ट्रांग हो, साथ ही साथ 11th का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा टच कराया जाए, ताकि आपको महसूस हो कि ये कॉम्पिटिशन है ना कि बोर्ड। ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है, क्या भैया हमें 9th में ऑफलाइन चूज करना चाहिए? पेरेंट्स के भी मन में आता है, पेरेंट्स सोचना भी शुरू करते हैं। देखिए, बच्चा अभी आपका छोटा है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बच्चे को मुझे ऑफलाइन में डालना है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि तभी डालिएगा जब बच्चा आपका, मतलब कि आप कोचिंग आपके आसपास हो। ऑफलाइन अच्छी कोचिंग अगर आपके आसपास है और आप फाइनेंशियली बढ़िया है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो विथ ऑफलाइन। 9th से भी कर सकते हैं। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि मैं वाराणसी में रहता हूं और मैं अपने बच्चे को कोटा भेजूंगा 9th से प्री फाउंडेशन करने के लिए, तो मेरी थोड़ी सी रिकमेंडेशन होती है कि इसको थोड़ा भी अवॉइड किया जा सकता है 2 साल के लिए। हाँ, आप डिसिप्लिन्ड वे में बच्चे के साथ काम करके, बच्चे पर ध्यान देकर, एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर ऑनलाइन प्री फाउंडेशन पर अगर आप उनके साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि 2 साल अगर आप उसको मजबूत बना देंगे, ऑनलाइन वो बेस पर काम कर लेगा, तो फिर 11th 12th में मैं नहीं रिकमेंड करता हूं ऑनलाइन, मैं फिर कहता हूं कि आप उसको ऑफलाइन दिलाइए। ऑफलाइन में आप कहीं भी आप भेज सकते हैं, आप कोटा भेजना चाह सकते हैं, आप पटना भेजना चाह सकते हैं, आप लखनऊ भेजना चाह सकते हैं, जहां भी आपको भेजना है भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको स्ट्रांग बना दिया है। अब वो यहीं पर आपका एक ऑफलाइन स्कॉलरशिप भी क्रैक कर लेगा, जिससे उसकी फीस भी बहुत कम हो जाएगी। यानी अगर फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम इस यहाँ आ रही थी, वो भी बच्चा आपका हेल्प कर देगा। बच्चा ही वो स्कॉलरशिप एग्जाम क्रैक करके उनके अच्छे बैचेज में एनरोल होकर आपको 11th 12th में अच्छे से ऑफलाइन प्रिपरेशन कर सकता है। तो 11th 12th में ऑफलाइन आपको चूज करना है, 9th 10th में ऑनलाइन आप कर सकते हैं, और ऑफलाइन कब करना है ये मैंने बता दिया। फिर जब आप 11th 12th में आप बढ़िया ऑफलाइन प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर करेंगे, तो डेफिनेटली आप ड्रीम कॉलेज में पहुंच रहेंगे, जिसके बारे में आपने कमेंट कर दिया होगा। अब हम बात करते हैं 9th से 10th में जाने वाले बच्चा। जो बच्चा आपने 9th में कोई भी जर्नी स्टार्ट नहीं किया था, प्री फाउंडेशन नहीं स्टार्ट किया था, वो सिर्फ अपने स्कूल एग्जाम पर ध्यान दे रहा था, हाँ, लेकिन पढ़ अच्छे से रहा था, बट किसी तरीके से ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। तो अब वो 10th में आया है, वो क्या करे? देखो, 10th में आपके पास है लगभग 12 महीने, 11 महीने, 12 महीने। जो बोर्ड होता है ना, बहुत छोटा सा सिलेबस है। हालांकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, इस बार 10th का मैथ का भी पेपर अच्छा आया है, तो अच्छी तैयारी करोगे तो तुम्हारा अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो 10th में जब आए हो ना, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि आप अपने बोर्ड्स से ज्यादा इस बार जो 9th में आपने चीजें कम मेहनत की थी, वो भी 9th प्लस 10th दबा के मिला कर मेहनत कर लो। जो 9th में चीजें आपकी वीक रह गई थी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की या फिर मैथमेटिक्स की, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो 9th और 10th की। तब जाकर आप अपना एक बेस बना पाओगे, ये प्री फाउंडेशन लेवल काम कर पाओगे, और बोर्ड्स तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, वो इजीली तुम उसको क्लियर कर लोगे। फिर तुम्हें भी 11th 12th में इंटर करना है और ऑफलाइन ही चूज करना है ना,
मेरी अपनी खुद की राय होती है कि जब बच्चा 11th-12th में जाए तो वो ऑफलाइन प्रिपरेशन करे, क्योंकि उसे सीरियस प्रिपरेशन करके सिलेक्शन लेना है विद गुड रैंक। वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जा रहा है ना, मजे के लिए नहीं जा रहा, टाइम पास के लिए नहीं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो लिमिटेड टाइम में सिलेक्शन लेना है तो आपको सीरियस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। या 11th-12th में आप ऑफलाइन प्रिपरेशन करोगे देन योर ड्रीम कॉलेज। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि रोड मैप। अब सवाल ये आता है कि भैया, और पेरेंट्स भी पूछते हैं कि आप हमारे बच्चों की या आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बता देता हूं। ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए मेरे पास एक सिस्टम है जो मैंने बनाया हुआ है, जो लाइव नहीं है। लाइव ना रखने का कारण ये है कि आप मेरे पास भारत के अलग अलग कोने से बच्चे जुड़ते हैं, हर साल जुड़ते हैं, जो कि अलग अलग समय पर पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ उनके पेरेंट्स उन बच्चों की कुछ छोटी मोटी ट्यूशन भी लगा के रखते हैं ताकि वो अपने स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते रहें। बट वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऑनलाइन प्री फाउंडेशन लेवल का प्रिपरेशन भी करे। तो इसके लिए मैंने एक रिकॉर्डेड कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया हुआ, कंटेंट बनाया हुआ है, जो मैं रिकॉर्ड करता हूं, बच्चे को डिलीवर करता हूं। और ऐसा नहीं कि आप रिकॉर्डेड वीडियोस ले लोगे और आपसे हमारा नाता खत्म हो जाएगा। हम मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत चलते हैं। हमारे पास हजारों, हजार, लाख, 10,000, 5,000, 500 बच्चे नहीं होते हैं। हमारे पास 50-100 बच्चे होते हैं जिनमें 1-to-1 हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ मेंटरिंग करते हैं। अभी बताऊंगा डिटेल में कि कैसे काम करते हैं, वो करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होगा, रिकॉर्डेड कंटेंट, पूरा कंटेंट जो होगा रिकॉर्डेड होगा। उसके साथ आपको लाइव प्रैक्टिस सेशन, लाइव डाउट सेशन, लाइव मेंटरिंग और लाइव पेरेंट टीचर मीटिंग, ये इंक्लूड करके हमने एक कंटेंट बनाया हुआ है। 9th के लिए स्पार्क 4.0 जो कि नए सिलेबस के साथ होगा। बिल्कुल नया कंटेंट इस बार आपको मिलेगा क्योंकि नया सिलेबस आ रहा है। और 10th के लिए स्पार्क 4.0 ही होगा, लेकिन वो ओल्ड सिलेबस पर होगा क्योंकि उनके लिए ओल्ड सिलेबस फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं सब कुछ डिटेल बता देता हूँ। मेरे बैच का नाम है स्पार्क 4.0। इसके पहले 3 साल ये बैच चल चुका है, स्पार्क 1.0, 2.0, 3.0। मैं 9th और 10th के लिए ही काम करता हूँ। उन बच्चों को मजबूत बनाऊंगा। आप अपने आप दुनिया के किसी भी कोचिंग में जाकर पढ़ो। 11th और 12th में ऑफलाइन पढ़ना, स्कॉलरशिप क्रैक करना, 2 साल बाद जाकर सिलेक्शन लेना। और भैया की थोड़ी बहुत मदद रही होगी तो कमेंट कर देना, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि तुम लोग 12th में, 9th 10th में मेरे साथ मेहनत करके जाकर फिर भूल जाते हो मुझे। भूला मत करो यार, मैं बहुत बेस से काम करता हूँ बच्चों के साथ। ये 9th और 10th दोनों के लिए है, आपके ड्रीम कॉलेज में आपको पहुंचाने के लिए है। इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ। हम मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और मेंटल एबिलिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। सभी कंटेंट प्री फाउंडेशन लेवल पर होता है और ये बोर्ड को कवर करते हुए होता है। हमारा कंटेंट इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड रहेगा कि आपको प्री फाउंडेशन की वीडियोज मिलेंगी, पूरा कंप्लीट मिलेगा, और एक लेक्चर आपको मिलेगा जिसका यूज आप कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम को देने के लिए ना। 2 घंटे 2.5 घंटे का एक वन शॉट मिल जाएगा जो सिर्फ बोर्ड्स के लिए होगा। ठीक है, ये नए सिलेबस के साथ होगा। अगर जो बच्चा 9th का एंटर कर रहा होगा, 10th वालों के लिए मैंने बताया ओल्ड वाला होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, ये पहले ही मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आप उसको अपने अकॉर्डिंगली देख सकें। और इसमें लाइव प्रैक्टिस सेशन एंड डाउट सेशन होगा जो लाइव होगा इस बार। ये नई चीज मैं इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चे मेरे से बीच बीच में इंटरेक्ट करें। उसका टाइमिंग मैं ऐसा रखूंगा कि हर बच्चा टाइम निकाल पाए। क्लास के आपको नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा, आपको डीपीपी मिलेगी और डीपीपी का लाइव डीपीपी डिस्कशन होगा डाउट सेशन में। ठीक है, तो डीपीपी के लिए भी मैंने एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, पार्ट टेस्ट होगा, फुल टेस्ट होगा। ये ऐप और वेबसाइट में होगा और ये आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया जाएगा, उनको रिजल्ट बताया जाएगा और पेरेंट्स से भी हम इस बार बहुत बढ़िया से कनेक्टेड रहने वाले हैं। अगर किसी प्रकार की आपको क्वेरी होती है और बैच से रिलेटेड कोई चीज आपको जाननी है, समझनी है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और उन्हीं वही पेरेंट्स, वही बच्चे कॉल करेंगे जिनको इसमें एनरोलमेंट लेना है, जो इंटरेस्टेड है। ठीक है, इस बार हमने ये पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम तो हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है जिसके तहत ही हम काम करते हैं। इसमें लिमिटेड सीट होते हैं। 50 बच्चे मैं 9th के ले सकता हूं और 50 बच्चे मैं 10th के ले सकता हूं। इतनी ही हमारे पास सीट होती है क्योंकि हमें 1-to-1 हर एक बच्चे से कनेक्टेड रहना होता है और हमारे पास वो 1000, 1500, 2000 के लिए स्पेस नहीं है। सॉरी, इसके लिए हम इस बार बहुत अच्छी चीज इंक्लूड कर रहे हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। मैंने ये देखा है कि पिछले सालों में जो मुझसे गलतियां होती थी, जिस पर मैं काम नहीं कर पाया, हर बार मैं सुधार करता हूं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग इस बार मैं इंक्लूड कर रहा हूं कि पेरेंट्स बच्चे के साथ हमारे पास तो आ जाता है, बट 2 महीने, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद पेरेंट्स से कांटेक्ट हट जाता है, बच्चा भी थोड़ा लूज हो जाता है, उसके अंदर भी डर खत्म हो जाता है। अब वो नहीं होगा। अब हर 2 मंथ में बच्चे का और बच्चा पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ कांटेक्ट करेगा और सारी डिटेल उसके टेस्ट की, उसके परफॉर्मेंस की, उनके साथ डिस्कस की जाएगी। बैच नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल होगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसमें इंक्लूड करिएगा। रिजल्ट बच्चे शेयर कर दिया करो यार, बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बहुत बच्चे
दिक्कत ये हो रही है कि 9th-10th में आप हमारे साथ काम कर ले रहे हो, मजबूत बन जा रहे हो, फिर आप जाकर 11th में कोई ऑफलाइन, अच्छी बात है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एलन ज्वाइन कर लो, PW कर लो, अनअकैडमी कर लो, रैंकस का ऑफलाइन ज्वाइन कर लो, कहीं भी कर लो, अच्छा करो अपने जीवन में। और अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ा बहुत भी योगदान रहा हो तो जरूर शेयर किया करो, इससे जो बच्चे आगे के आने वाले हैं उनके साथ मैं साझा करता हूँ तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस आता है। हालांकि जो बच्चे मेरे साथ 9-10 में जुड़ते हैं वो बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। पिछले साल 2025 में ये बच्ची डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी थी, समीक्षा 99.2%, और रिवार्ड भी हमने दिया था। इतना बड़ा रिवार्ड तो हम नहीं दे सकते भैया, डिफेंडर तो नहीं दे सकते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। स्पार्क 1.0 से भी हमने अच्छा बोर्ड में रिजल्ट दिया था। और अगर आप अपने बच्चे को एनरोल कराना चाहते हैं तो तरीका बता देता हूं। तो आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना है, रैंकस फाउंडेशन। लॉगिन करने के बाद, ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखाई देगा, स्पार्क 4.0। आपको जाना है पेड कोर्स में, ठीक है। ये पेड कोर्स में आप टैप करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये है आपका बैच स्पार्क 4.0 फॉर जेईई नीट प्री फाउंडेशन। इस बार इसकी प्राइसिंग 5,000 रुपये है। 5,500 मैंने प्लान किया था, बट उसको डायरेक्टली मैंने 5,000 ऑफ कर दिया है। इस 5,000 के बाद भी जो हमारा पहला बैच शुरू हो रहा है, हाँ बैच के बारे में मैंने नहीं बताया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलिए अच्छा लास्ट में लिख देता हूँ। जो हमारा पहला बैच स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 4 मई से। अभी आगे और डिटेल में समझा दे रहा हूँ। 4 मई से 2026 से 4 मई 2026, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि सिलेबस नया वाला अपडेट हो जाए। तो 4 मई 2026 से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप 500 रुपये ऑफ करके अप्लाई कर दीजिएगा। ये आपका कोर्स हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 500 ऑफ के बाद कितना हो जा रहा है, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। ये 500 ऑफ आप अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4,620 रुपये। इंटरनेट 121 रुपये इंटरनेट चार्ज पता नहीं क्यों लेते हैं ये लोग। ये लेकर 4,620 रुपये आपको पेमेंट करना है। अच्छा ये स्कैन मत करना भाई, ये गलत पेमेंट हो जाएगा, ये स्कैन मत करना प्लीज, सॉरी। यहाँ से आप किसी भी प्रकार से पेटीएम से, QR कोड से, इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। और ये कुछ बच्चे जिन्होंने हमें ऐप पर रिव्यू किया हुआ है, अच्छे रिव्यू आते हैं, कुछ बुरे भी रिव्यू आते हैं। बुरा वाला रिव्यू दिखाऊंगा तो तुम लोग कहोगे भैया पढ़ाते नहीं हो क्या। वो होते हैं, कुछ लोग होते हैं। हाँ बैच के बारे में बता देता हूँ। जो हमारा बैच 1 होगा, बैच 1 के लिए ही जो लाइव वाला सिस्टम है वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उन्हीं के शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हमारी चीजें चलती हैं। बैच 1 मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो आपका वो होगा 4 मई से, ठीक है। जो हमारा बैच 2, अगर 4 मई वाले बैच में आप नहीं इंक्लूड कर पाते हैं तो मेंटरशिप 2 प्रोग्राम होगा 1 जून से, ठीक है। और बैच 3 जो होगा वो मेंटरशिप प्रोग्राम होगा 1 जुलाई से, ठीक है। ये मेंटरशिप है, ठीक है। बाकी और डिटेल्ड वीडियो स्पार्क 4.0 की आ जाएगी इसी चैनल पर, तो नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्लेलिस्ट मैं तैयार कर दे रहा हूं 2029-2030 वाले जेईई नीट एस्पिरेंट्स के लिए। उसमें आपकी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो जेईई और नीट के प्री फाउंडेशन से रिलेटेड रहेगी, सब एक जगह मिल जाएगी, उसको आप देखते रहिएगा। बाकी आपको कैसा लगा, कुछ आपको और रिक्वायरमेंट होगी या हमारे किसी भी चीज़ में आपको बदलाव की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। पुराने बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप अपना वो एक्सपीरियंस जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा ताकि आगे आने वाले बच्चों की हेल्प हो। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा जेईई नीट प्री फाउंडेशन की इस प्यारे से बैच में। धन्यवाद, जय हिंद।